Selection Team, your success partner. एसएसटी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ये इनके पास इंफॉर्मेशन गई है कि नहीं गई है? जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज पहली क्लास लेके आ रहा हूं मैं इस नए सीजन की, इस नए कोर्स की पहली क्लास लेके आ रहा हूं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर तो क्या करना है एक बार क्लास को ज्वाइन कर लेना, शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए फटाफट। क्या बात है, क्या बात है। चलिए दोस्तों, देखो भाई दोस्तों, मैं ग्रेड सेकंड एसएसटी के अंदर आप लोग जानते हैं कि 2 सब्जेक्ट का उत्तरदायित्व रखता हूं, इतिहास और दर्शन शास्त्र। मेरी रोज दोनों ही क्लासेस होगी। फिलहाल मैं आज जो पहली जो क्लास, जो मैं ये वाली क्लास जो होगी, गुड आफ्टरनून, जो मेरी पहली क्लास होगी वो हमेशा फिलॉसफी की होगी, और दूसरी क्लास जो है, जो बाद में जो क्लास होगी, वो हिस्ट्री की क्लास होगी। ये बिल्कुल फिक्स शेड्यूल रहेगा हम लोगों का, ठीक है ना? तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 3 क्लासेस हो चुकी मुझसे पहले, है ना? 3 क्लासेस हो चुकी है और आप लोगों का साथ इसी तरह से मिलता रहा तो क्लासेस होती रहेगी, बहुत तरीके से क्लासेस होती रहेगी, ठीक है ना दोस्तों? तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपन। आज अपने बहुत से लोग आज पहली बार क्लास ले रहे हैं। कैलाश, अजय, रितु, गांधी, अच्छा गांधी भी है, ओहो हो, सुमन, संदीप। चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो पहली क्लास है वो पहली क्लास अपन लेके आ रहे हैं किसके लिए? सिलेबस के बारे में बात करते हुए, मेरे सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, फिलॉसफी के सिलेबस के बारे में बात करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों, फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अमूमन ग्रेजुएशन के अंदर स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, इसलिए अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है ना? इसी वजह से मैं डायरेक्ट आपको सिलेबस की चर्चा करूं, इससे बेहतर है कि मैं पहले थोड़ा बहुत दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, इन शब्दों की आपके बारे में आपके सामने चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। सिलेबस की चर्चा कर लेंगे पर बाद में, सिलेबस की चर्चा हम करते रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहली बार एक शब्द के साथ में, और वो शब्द है दर्शन शास्त्र। शब्द का नाम है, लेडीज कलर कौन लेके आया है? अच्छा, लेडीज ही थी मेरे से। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र शब्द, ठीक है? और ये जो दर्शन शास्त्र शब्द है, ये 2 शब्दों के योग से बना है। किस किस के योग से बना है? दर्शन और शास्त्र। शास्त्र तो तुम जानते हो, जिसे कहते हैं ज्ञान कह लो, अध्ययन कह लो, विषय कह लो, ठीक है ना? ज्ञान या विषय मान लीजिए, ये तो क्या है? अध्ययन है, ठीक है? अध्ययन या शास्त्र या विषय, ठीक है? और दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइए, दर्शन शब्द से क्या तात्पर्य है? बोलिए, आंसर दीजिए। आपके हिसाब से दर्शन का मतलब क्या होता है? एक सामान्य भाषा में दर्शन का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, सामान्य भाषा में दर्शन का क्या अर्थ होता है? कोई तो बोलो, सामान्य भाषा में दर्शन का क्या अर्थ होता है? भोलू शर्मा भी आ चुके हैं। दर्शन का क्या अर्थ होता है सामान्य भाषा में? नॉर्मली दर्शन शब्द जो है, वो आप लोग अच्छे से जानते हो कि संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है। और दृश्य का मतलब होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है देखना। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? हिंदी में इसका अर्थ होता है देखना। अर्थात वह विषय, हाँ बिल्कुल, देखना, अर्थात वह विषय जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा देखा जाता है। क्या मतलब हुआ? वह शास्त्र या वह विषय जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए, उसी को क्या कहते हैं? दर्शन कहा जाता है।
लेकिन एक बात को ध्यान रखना, देखना शब्द और दर्शन शब्द ये एक दूसरे के पर्यायवाची तो हैं, लेकिन देखो हिंदी अर्थ के अंदर जब भी हम किसी एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसके भाव में क्या आता है, अंतर आता है। नॉर्मली दर्शन और देखने में अंतर होता है। जैसे आप समझ लो कि जैसे आप अगर मान लीजिए कोई आदमी कोई पिक्चर देख के आता है, कोई पिक्चर में जाता है और पिक्चर में जाता है तो वो क्या बोलता है, क्या वो ये कहता है आज मैं पिक्चर के दर्शन करके आया हूं? क्या बोलता है वो? मैं पिक्चर देख कर आया हूं। वहां पर वो ये नहीं कहता है कि मैं पिक्चर के दर्शन करके आया हूं। और अगर मान लीजिए वो गोविंद देव जी के मंदिर में जाता है और जाकर वापस आता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं गोविंद देव जी को देख कर आया हूं। तब वहां पर वो किस शब्द का प्रयोग करता है? मैं गोविंद देव जी के दर्शन करके आया हूं। अर्थात ये दर्शन और देखना एक दूसरे के एग्जैक्टली दर्शन और देखना एक दूसरे का कंप्लीट तरीके से हूबहू पर्यायवाची तो नहीं होता है। दोनों में क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है। अब प्रश्न उठ रहा है क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस को समझने की बात करते हैं। चलो अगर डिफरेंस ही समझना चाहते हैं तो अपन मंदिर में चलते हैं। दर्शन का असल में अर्थ समझना चाहते हैं तो मंदिर में चलते हैं। ठीक है? कुछ विशेष तरीके से देखने को ही क्या कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। वो विशेष तरीका क्या है? इसको जानने के लिए हमें कहां चलना पड़ेगा? मंदिर में ही चलना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप कहां चले गए? मंदिर में चले गए। जैसे ही आप मंदिर में जाओगे, जाके आप क्या करोगे? हाथ जोड़ोगे और हाथ जोड़कर आप क्या करोगे? आंखें बंद कर लेते हो। क्या बंद कर लेते हो? आंखें बंद कर लेते हो। हाथ जोड़ते ही आंखें बंद कर लेते हो और जब बाहर बाहर आते हो तब ये कहते हो मैं दर्शन करके आया। अरे यार कैसी बात कर रहा है? तूने तो अंदर जाके आंखें ही बंद कर ली थी, फिर दर्शन कैसे हो गए? बस यही तो अंतर है। यही तो अंतर है देखने में और दर्शन करने में। यही समझने का फेर है दर्शन में और देखने में। अब समझना, जिसे हम देखना कहते हैं, जिसे हम देखना कहते हैं, इस देखने के लिए हमें क्या चाहिए? इस देखने के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? किन्हीं साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वो साधन साधन क्या क्या हो सकते हैं? देखो भाई साहब, जैसे सबसे पहले तो आंख चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए बोलो? देखने के लिए आंख चाहिए। पिक्चर देखते हो तो पिक्चर देखने के लिए पहले क्या चाहिए? आंख चाहिए। आंख भी हो तो प्रकाश भी चाहिए। अगर मान लो आंख है और प्रकाश नहीं है तो फिर देखने का कार्यक्रम सॉल्व नहीं हो सकता। तो आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अर्थात आंख, प्रकाश आदि ये सब क्या है? ये देखने के साधन है। पर जब आप दर्शन करते हैं, जब आप क्या करते हैं? जब आप दर्शन करते हैं तो आपको इनमें से किसी भी साधन की, जैसे आंख, आंख यानी इंद्रिय। आंख का मतलब क्या है? आंख का मतलब क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय हुआ, प्रकाश, प्रकाश आदि किसी भी साधन की या साधन की या किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब बिना आंखों के देखना, जिसका मतलब बिना माध्यम के जानना, बिना आंखों के देखना या बिना माध्यम के जानना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को तो दर्शन करना कहा जाता है। समझ में आ गया? अर्थात जो जो क्या करवाए? बिना आंखों के देखना, बिना साधन के देखना, बिना माध्यम के देखना। और जब बिना माध्यम के कोई चीज देखी जाती है ना, तो उसे सामान्यतः देखना नहीं, बल्कि उसे क्या करना कहा जाता है? उसे प्रत्यक्ष करना कहा जाता है। या ये कह सकते हो, ढंग से समझना, जब हम किसी जब हमें कोई आपके और मेरे बीच में कोई माध्यम है, ध्यान रखना, आपके और मेरे बीच में अभी फिलहाल बहुत सारे माध्यम है। ये कैमरा है, आपका मोबाइल है, ये प्रकाश है, आपकी आंख है ना? ये सब क्या है? माध्यम है। परंतु अगर माध्यम की जरूरत
तो माध्यम का मतलब है इनडायरेक्ट नॉलेज है। आपको जो नॉलेज हो रही है वो कैसी हो रही है? इनडायरेक्ट है। अर्थात ये जो नॉलेज होती है ना, ये जो नॉलेज, जो साधन वाली जो नॉलेज होती है, उसे हम इनडायरेक्ट नॉलेज कहते हैं। कैसी नॉलेज हो गई? इनडायरेक्ट नॉलेज हो गई। इनडायरेक्ट नॉलेज है ये, क्योंकि जहां पर भी माध्यम बीच में आ गए तो डायरेक्ट तो हुआ ही नहीं ना। लेकिन अगर माध्यम नहीं है तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट नॉलेज। इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले तो, कौन सा नॉलेज कहते हैं? डायरेक्ट नॉलेज कहते हैं। डायरेक्ट नॉलेज है ये, डायरेक्ट नॉलेज है। इसमें केवल दो ही चीजें हैं, एक तो देखने वाला ज्ञाता, दृष्टा, और एक दृश्य। बस दो ही चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है। जानने वाला सब्जेक्ट है और और जो विषय है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो ये दो ही चीजें होती है, बीच में किसी भी प्रकार के कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी को मैं हिंदी में बात करूं, डायरेक्ट नॉलेज शब्द को अगर मैं हिंदी में करता हूं तो इसी को कहते हैं साक्षात ज्ञान। कौन सा ज्ञान? साक्षात ज्ञान। इंग्लिश में डायरेक्ट नॉलेज को ही हिंदी में क्या कहा जाएगा? शुद्ध हिंदी के अंदर कहा जाएगा साक्षात ज्ञान। क्या कहा जाएगा? दिख रहा है ना? क्या कहा जाएगा? साक्षात ज्ञान कहा जाएगा। अर्थात वह विषय जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात बिना इंद्रियों के, बिना माध्यम के देखा जाए, अर्थात जिसके द्वारा साक्षात ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र कहा जाता है। साक्षात ज्ञान, इसी को एक और शब्द से कहा जा सकता है, ध्यान रखना। ज्ञान में एक शब्द और होता है, एक शब्द और होता है जिसे कहा जाता है अनुभूति। क्या कहा जाता है? अनुभूति। इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हो महसूस करना। अरे महसूस करने के लिए या अनुभव करने के लिए भी किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इंद्र, इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अरे अगर पूजा मीना, अगर मैं तेरे दर्द को बिना तुझे देखे, बिना तुझे जाने मैं महसूस करता हूं, अपने आप में महसूस कर लेता हूं, तो इसको भी क्या कहा जाता है? इसको भी दर्शन करना ही कहा जाता है। अर्थात वह ज्ञान, वह विषय जिससे साक्षात ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे साक्षात अनुभूति की जानकारी होती है, साक्षात अनुभव होता है, इसी को क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अनुभव होना जरूरी है। एक तो होता है, एक तो होता है तैरने को किताब में पढ़ लिया, और एक होता है तैरना, अंदर प्रवेश कर लेना, कुंड के अंदर प्रवेश करके तैरना। दोनों में अंतर है। एक में तो सिर्फ बुद्धि से ज्ञान प्राप्त हुआ है और एक में अनुभव किया है। समझ में आ रही बात आपको? एक तो आप लोग बीएड जब कर रहे थे तब आपने ये देखा था कि कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ा था। पहले तो आपने किताब, कॉपियों के अंदर, किताबों में, पासबुकों के अंदर, इनमें पढ़ा था, नोट्सों में पढ़ा था कि कैसे पढ़ाते हैं। खूब नॉलेज हो गई आपको, पर वो नॉलेज परिपक्व नहीं है। क्यों नहीं है वो नॉलेज परिपक्व? वो नॉलेज परिपक्व तब होगी जब आप रियल में क्लास में जाओगे और क्लास को फेस करोगे, तब जाके माना जाएगा कि हाँ अब वो आया असली नॉलेज। तो क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता है, अनुभव ही हमें साक्षात ज्ञान प्रदान करता है, अनुभूति ही हमें साक्षात ज्ञान प्रदान करती है। इसीलिए जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तब हाथ जोड़ने के बाद आंखें बंद कर लेते हैं। और आंखें बंद करने का अर्थ है कि हम इंद्रियों आदि माध्यम को लुप्त करके, इंद्रिय प्रकाश आदि माध्यमों को लुप्त करके सीधे भगवान से, भगवान का अनुभव करना चाहते हैं। अगर अनुभव हो गया तो समझ लेना आपने दर्शन कर लिया, और अगर अनुभव नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ भगवान आपको, तो समझ लेना आप केवल देख के आए हो, दर्शन तो आपने
नहीं किया। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो। समझ में आ गया क्या? इसी को क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र कहा जाता है। वह विषय जो इस तरीके से ज्ञान या अनुभव प्रदान करे, उसी को क्या कहते हैं? उसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। उसी को, उस विषय को ही क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र कहा जाता है। समझ में आ गई क्या बात आपको? कोई प्रॉब्लम? चलिए भाई साहब, एक बात तो हो गई ये। अब एक दूसरी बात और करते हैं। एक शब्द और आता है। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो आना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि चलो, आपने यहां पर दर्शन शब्द का अर्थ तो समझा दिया। दर्शन शब्द का अर्थ होता है साक्षात ज्ञान, अनुभव ज्ञान या महसूस करना। ठीक है ना? मान लिया मैंने। ठीक है। वह जिसके द्वारा साक्षात्कार किया जाए, वह जिसके द्वारा अनुभव किया जाए, किसी विषय का अनुभव किया जाए, वह जो किसी विषय का साक्षात ज्ञान प्रदान करता है, उसी को तो दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न तो आ रहा होगा कि वह, ये जो विषय है दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन शास्त्र का विषय क्या है? इस दर्शन शास्त्र का विषय क्या है? अर्थात 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 यह जो विषय है, ये जो दर्शन शास्त्र है, यह किसका साक्षात्कार करवाता है? किससे साक्षात्कार करवाता है? या किसका अनुभव करवाता है? किसका अनुभव करवाता है, यानी इसमें किन चीजों की चर्चा की जाती है? तो ध्यान रखना, बहुत ढंग से समझ लेना। दर्शन शास्त्र विषय, ये शब्द भारतीय शब्द है। ये क्या है? ये भारतीय कॉन्सेप्ट है, भारतीय संदर्भ है। कौन सा संदर्भ है ये? भारतीय संदर्भ है। और इस भारतीय संदर्भ में, भारत में दर्शन शास्त्र जो शब्द है, इसका इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और भारतीय दर्शन का मूल विषय क्या है, किसकी चर्चा करता है? तो ध्यान रखना, भारतीय दर्शन उस उसकी चर्चा करता है। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि को उनकी पत्नी मैत्रेयी ने पूछा था कि हे भगवान, वो कौन सी चीज है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है? या वह कौन सी चीज है जिसको जाने बिना कोई अन्य चीज हम जान ही नहीं सकते हैं, जो किसी भी ज्ञान की प्रथम शर्त होती है? वो कौन सी चीज है जो जिसको जिसका ज्ञान अगर हमें नहीं है, तो हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। तब याज्ञवल्क्य ने कहा था कि वो एक ही विषय है, और वो विषय है कौन? वो विषय है मैं। हाँ कुमारी, वो विषय क्या है? वो है मैं। वो कौन सा विषय है? वो है मैं। मैं का मतलब, मैं का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ। मैं का मतलब क्या हो गया? सेल्फ। और सेल्फ को ही क्या कहते हैं? सेल्फ को ही कहते हैं आत्मा। आत्म या आत्मा। आत्म या आत्मा, स्वयं को ही क्या कहते हैं? सेल्फ या आत्मा। और देख लो, ये किसी भी ज्ञान की पहली शर्त है। आपको मेरा ज्ञान हो रहा है, आपको मेरा ज्ञान हो रहा है, आप मेरी बात, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपने मोबाइल को देख रहे हैं। आप कहोगे मैं मोबाइल देख रहा हूं, है, मैं फिलॉसफी पढ़ रहा हूं, मैं विजय भारद्वाज को जानता हूं, ये एसी है, ये पंखा है, ये कूलर है, ये कैमरा है, ये सब ज्ञान हो रहे हैं ना आपको। पर ये सब ज्ञान कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब जानने वाले को पहले किसका ज्ञान हो?
खुद का ज्ञान हो। खुद ही सोच के देख लो, अगर मुझे मेरा ही ज्ञान नहीं है, अगर मुझे मेरी ही अवगति नहीं है, यदि मुझे मेरा ही अनुभव नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा ही अनुभव नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं किसी और चीज का अनुभव कर सकता हूं क्या? समझ में आ रही बात आपको? है किसी भी अन्य विषय का अनुभव तो संभव ही तब है जब पहले ज्ञाता स्वयं को अनुभव करे। अर्थात अगर स्वयं को बिना स्वयं को जाने हुए, ये स्वयं को जानना तो एक एबीसीडी है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, जब तक आपको स्वयं का अनुभव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी अन्य अनुभव को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और दर्शन शास्त्र वह विषय है जो किसी और चीज का ज्ञान नहीं दिलवाता है। नदियों, भूगोल में नदियां, पहाड़, चिकित्सा शास्त्र में शरीर, मन, बुद्धि, इन सब चीजों का अध्ययन करवाया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंदर ये ये जो पिंड है, इनके इनके अध्ययन करवाए जाते हैं। रसायन शास्त्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका अनुभव करवाया जाता है। समझ में आ रही बात आपको? चित्रकला में चित्रों का अनुभव करवाया जाता है। वास्तुकला में मकानों का अध्ययन करवाया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि ये अन्य विषय तो हमसे बाह्य तत्वों का अध्ययन करवाते हैं, जबकि दर्शन शास्त्र वह विषय है जो स्वयं का अध्ययन करता है। जिसकी पहली बात क्या है, वो किसको जानने का प्रयास करता है? वो किसको जानने का प्रयास करता है? स्वयं को जानने का प्रयास करता है। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि दर्शन शास्त्र भारतीय संदर्भ में, दर्शन शास्त्र वह विषय है, दर्शन शास्त्र वह विषय है, दर्शन शास्त्र वह विषय है वह विषय है जिसके द्वारा तत्व, और तत्व में भी सबसे मूल तत्व क्या है? आत्म या आत्मा का साक्षात्कार या अनुभव ज्ञान करवाया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? ये जितनी भी क्लासेज हो रही है, इसकी जो पैनल पीडीएफ है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। एप्लीकेशन पर पैनल पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट बात, अब मैं कहता हूं एक और शब्द आता है, और वो शब्द है फिलॉसॉफी। वो शब्द क्या है? वो है फिलॉसॉफी। ये एक नया शब्द है। जैसे दर्शन शास्त्र शब्द दर्शन प्लस शास्त्र, और दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है भारत में भारतीय शब्द है। वैसे ही फिलॉसफी इसी विषय का पाश्चात्य नाम है। इस विषय का क्या है? पाश्चात्य नाम है। पाश्चात्य नाम है। इसी विषय का पाश्चात्य नाम क्या कहलाता है? राम राम। इसी विषय का पाश्चात्य ज्ञान क्या कहलाता है? नाम क्या कहलाता है? फिलॉसफी कहलाता है। ये बेसिकली ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ये बेसिकली ग्रीक शब्द है, और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से हैं? फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस प्लस सोफिया, इन दो शब्दों के योग से बना है। फिलॉस और सोफिया, इन दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है? क्या होता है फिलॉस और सोफिया? क्या होता है? फिलॉस और सोफिया ढंग से समझना। ग्रीक भाषा में फिलॉस शब्द का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग, आकर्षण। प्रेम, अनुराग, आकर्षण। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, अनुराग या आकर्षण। और सोफिया शब्द जो है, इसका अर्थ होता है यहां पर ज्ञान। इसका अर्थ होता है यहां पर क्या? ज्ञान। तो इस अर्थ में वह विषय
जिसके द्वारा वह जिसे विषय जिसमें ज्ञान के प्रति ही क्या होता है, प्रेम होता है, ज्ञान के लिए ही क्या होता है, अनुराग अर्थात लगाव होता है, और ज्ञान के प्रति ही क्या होता है, आकर्षण होता है। अर्थात मेन रूप से ज्ञानानुराग, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ज्ञानानुराग ही क्या कहलाता है, ज्ञानानुराग ही फिलॉसफी कहलाता है। ज्ञान के प्रति अनुराग ही क्या कहलाता है, फिलॉसफी कहलाता है। अरे यानी वह व्यक्ति, ध्यान रखना, वह व्यक्ति जिसमें ज्ञान के लिए भी प्यार है, जो ज्ञान से ही प्यार करता है, जो ज्ञान के प्रति ही लगाव रखता है और ज्ञान से ही आकर्षित होता है, वही व्यक्ति फिलॉसोफर कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलॉसोफर कहलाता है। समझ में आ रही बात आपको? अब ज्ञान तो यहां पर भी है और ज्ञान वहां पर भी था, अपने भारत में भी, भारतीय दर्शन में भी ज्ञान था, है ना। दर्शन शास्त्र शब्द में भी ज्ञान आ रहा है, जिसके द्वारा देखा जाए, देखने का मतलब क्या होता है, जानना ही तो होता है, जिसके द्वारा देखा जाए, जाना जाए, अनुभव किया जाए। यहां पर ज्ञान का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान रखना, ग्रीक फिलॉसफी में ज्ञान की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। यहां पर ज्ञान से तात्पर्य है कि ज्ञान से तात्पर्य है किसी का बौद्धिक अध्ययन करना। क्या अध्ययन करना, बौद्धिक अध्ययन करना। किसी भी चीज का बौद्धिक या तार्किक अध्ययन, इसे आप क्या कह सकते हो, तार्किक अध्ययन भी कह सकते हो। बौद्धिक या तार्किक अध्ययन करना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को फिलॉसफी कहा जाता है। समझ में आ रही बात? बौद्धिक या तार्किक से क्या तात्पर्य होता है, यहां पर यहां का मतलब है किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से जानना। बौद्धिक या तार्किक अध्ययन का अर्थ क्या होता है, किसी भी विषय का, किसी भी विषय का, किसी भी विषय का जो समग्र अध्ययन होता है। कैसा अध्ययन, जो समग्र अध्ययन होता है, उसके हर पक्ष का अध्ययन। समग्र जो अध्ययन होता है, समग्र अध्ययन का मतलब होता है उसके सभी पक्षों का अध्ययन, सभी पक्षों का अध्ययन करना, सभी पक्षों का क्या करना, अध्ययन करना। इसी को क्या कहा जाता है, फिलॉसफी कहा जाता है। वो अध्ययन का अर्थ है, कहां से अध्ययन कर रहे हो आप, यहां से अध्ययन कर रहे हो, दिमाग से अध्ययन कर रहे हो, बुद्धि और तर्क से जिसका आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। जैसे अगर आप कोई आदमी कहे कि साहब मुझे सोशल फिलॉसफी का मैं टीचर हूं, तो सोशल फिलॉसफी का मतलब है कि समाज के हर पक्ष का अध्ययन, समाज के हर पक्ष का गहराई से और तार्किक रूप से अध्ययन करना। इसी को क्या कहा जाता है, सोशल फिलॉसफी कहा जाता है। पॉलिटी फिलो क्या है, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटी, पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि राजनीति के सभी पक्षों का गहनता से तार्किक चिंतन करना ही क्या कहलाता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी कहलाता है। हर विषय की फिलॉसफी होती है, हर विषय की फिलॉसफी होती है। किसी भी विषय की फिलॉसफी होने का मतलब है कि उसका समग्र अध्ययन कर रहे हैं, उसका समग्र रूप से क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, उसके हर पक्ष का क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। तो फिलॉसफी में ज्ञान शब्द का अर्थ होता है तार्किक चिंतन, तार्किक बौद्धिक चिंतन, या कह सकते हो समग्र चिंतन। समझ में आ रही बात आपको? एक बात तो ये हो गई। दूसरा प्रश्न उठ रहा है कि यहां पर ज्ञान तो है, पर ज्ञान का विषय क्या है। प्रश्न उठ रहा है कि ज्ञान का विषय क्या होता है। यहां भी तो उठा था हमने, यहां भी तो चर्चा की थी। यहां पर भी ज्ञान से क्या तात्पर्य बताया था हमने, यहाँ ज्ञान से तात्पर्य बताया था साक्षात ज्ञानी अनुभूति, ठीक है ना। और विषय, विषय की भी चर्चा की थी, तो विषय क्या बताया था, आत्मा। लेकिन यहां पर जो विषय है, यहाँ पर जो विषय है, ये विषय आत्मा नहीं है। यहाँ पर जो पहला विषय है ना, वो पहला विषय है जगत। पहला विषय क्या है, जगत। वहां पर मूल विषय है स्वयं, और यहां पर मूल विषय क्या है, जगत। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है
कि वहां पर हम भारतीय दर्शन के अंदर हम जगत की चर्चा नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि पाश्चात्य दर्शन या जो फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं वो आत्मा की चर्चा नहीं करते, करते हैं, बस प्राथमिकता किसे देते हैं ये लोग। पाश्चात्य दर्शन में प्राथमिकता दी जाती है किसको? जगत को। और भारत के अंदर प्राथमिकता दी जाती है स्वयं को। तो जिसमें ढंग से समझना, आप फिलॉसफी की परिभाषा दे रहा हूं मैं, पाश्चात्य दर्शन या फिलॉसफी की परिभाषा दे रहा हूं कि वह विषय जिसमें जगत का समग्र अध्ययन या जगत के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? फिलॉसफी कहा जाता है। समझ में आ गया क्या? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये तो हो गया फिलॉसफी की चर्चा। अब हम बात करते हैं फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र, इन दोनों शब्दों की एक हमने एक सामान्य सी जान पहचान की है, ठीक है ना, शुरुआत के लिए। अब मैं बताता हूं आपको कि हमको ग्रेड सेकंड में पढ़ना क्या है, तो ढंग से समझो। मैं हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस की क्या कर देता हूं, आप एक बार आपको चर्चा कर देता हूं। देखो बच्चों, फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र, इसका पहला टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। मैं पहले आपको समझा देता हूं, वेद और उपनिषद, इनकी फिलॉसफी पढ़नी है अपने को। वेद और उपनिषद की फिलॉसफी पढ़नी है, गीता का निष्काम कर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म और गांधी जी की नीति मीमांसा या नैतिक अवधारणाएं पढ़ना है। पहले एक बार पढ़ लो आराम से, फिर मैं समझाऊंगा इसका मतलब समझाऊंगा। फिर मैं सुकरात की दार्शनिक विधि और कार्टेशियन विधि का मतलब है देकार्त की दार्शनिक विधि। किसकी दार्शनिक विधि? देकार्ते की दार्शनिक विधि है। इसकी विधि है ये, देकार्ते की दार्शनिक विधि है। क्यों? कार्टेशियस देकार्त का ही एक दूसरा नाम है। तो देकार्त की दार्शनिक विधि जो है वो पाश्चात्य दर्शन में कार्टेशियन मेथड के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीति दर्शन, संकल्प की स्वतंत्रता और दंड के सिद्धांत, ये आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा ढंग से समझा देता हूं कि हमें क्या पढ़ना है। इस इतने आसानी समझ में नहीं आता है। अब मैं तुम्हें इसी सिलेबस को थोड़ा ढंग से खोल के समझाता हूं, तो ढंग से समझना। सिलेबस की चर्चा कर रहा हूं। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के सिलेबस को हम मोटे मोटे रूप से, दर्शन शास्त्र के सिलेबस को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन से 3 भागों में? एक तो है भारतीय दर्शन, हम क्या पढ़ेंगे वो बता रहा हूं मैं आपको। एक है पाश्चात्य दर्शन और एक है नीति शास्त्र। एक क्या है? नीति शास्त्र। भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और नीति शास्त्र। क्लियर? भारतीय दर्शन के अंदर आपको सबसे पहले मैं जो पढ़ाऊंगा वो बता रहा हूं मैं। सिलेबस की का विश्लेषण करने के लिए ही क्लास लग रही है। तो इस अभी जो हमने सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस को हम सुविधाजनक तरीके से कैसे पढ़ेंगे, जिस तरीके से इसने मिक्स करके दे रखा है ना, ऐसे मिक्स करोगे तो न तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सिस्टमेटिकली चलेंगे तो हर चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। कोई भी विषय कठिन होता है अगर उसे योजना के साथ ना पढ़ा जाए, और कोई भी विषय सरल बन जाता है जब उसे किसी स्पष्ट योजना के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ढंग से समझो, भारतीय दर्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं एवं स्वरूप। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम वेद
और उपनिषद के दार्शनिक विचार, वेद और उपनिषद के दार्शनिक विचार, जिसे हम वेद कहते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है वैदिक साहित्य से भी, ठीक है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम वेदों की नैतिक अवधारणा है ना, तो हम पढ़ेंगे देववाद। देववाद चार अवधारणाएं होती है देववाद की, चार अवधारणाएं होती है। एक तो होती है बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एक देववाद और एकवाद। ये चार अवधारणाएं होती है, इनका अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा अध्ययन है ना, हम पहले तो ऋण वर्ण का करेंगे, हल्का फुल्का अध्ययन जो है ना, हम ऋणों का कर लेंगे, ऋण, वर्ण और आश्रम। सिर्फ नाम का अध्ययन करेंगे, है ना। एक चैप्टर, एक लेक्चर के अंदर ये तीनों हो जाएंगे, इतना ही अध्ययन करना है। हाँ, पुरुषार्थ को ढंग से समझ लेना। पुरुषार्थ को इसलिए समझ लेना क्योंकि जो वर्ण और पुरुषार्थ है, ये दोनों आगे गीता के लिए आवश्यक हो जाते हैं समझना, इसलिए पुरुषार्थ को और वर्णों को थोड़ा समझना जरूरी होता है। इसके अलावा एक पढ़ना है अपने को जैन दर्शन, जैन दर्शन, और एक पढ़ना है बौद्ध दर्शन। और एक शब्द दे रखा है, भी आप देखना सिलेबस के अंदर, वो शब्द दे रखा है सुखवाद। तो ध्यान रखना, सुखवाद दो प्रकार के हैं, पाश्चात्य और भारतीय। तो ध्यान रखना, इसके अंदर अपने को भारतीय सुखवाद के अंतर्गत भारतीय सुखवाद पढ़ना है। और भारतीय सुखवाद के अंदर मोटे मोटे रूप से हमको चारवाक दर्शन का सुखवाद पढ़ना है। चारवाक दर्शन नहीं पढ़ना है, चारवाक दर्शन नहीं पढ़ना है, चारवाक दर्शन में जो सुखवाद है बस वो पढ़ना है। क्या है सुखवाद? क्लियर? ये तो हो गया भारतीय दर्शन। अब अपने को पढ़ना है पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में केवल दो टॉपिक है आपके सिलेबस में। एक तो है, भी मैंने बताया था, सुकरात की दार्शनिक विधि, सुकरात की दार्शनिक विधि। और एक पढ़ना है आपको देकार्ते की दार्शनिक विधि। देकार्ते की दार्शनिक विधि, देकार्ते की दार्शनिक विधि को ही तो कार्टेशियस विधि कहा जाता है, कार्टेशियन विधि कहा जाता है, कार्टेशियन विधि कहा जाता है। क्लियर? ये दो ही टॉपिक है, यानी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, इस दूसरे वाली यूनिट में से दो क्वेश्चन बनते हैं। और नीति शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये समझ लो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है ना, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से 10 तो आएंगे इन दोनों पार्ट में से, अकेले 10 आएंगे यहां से। तो यहां से आपको क्या पढ़ना है? तो पहले तो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा दे रखा था, पहले तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा था, लेकिन अब आपके सिलेबस में थोड़ी कटौती कर दी गई है। क्या कटौती कर दी गई है मैं बता देता हूं आपको। आपको भिड़ते ही क्या पढ़ना है? हाँ, आपको सबसे पहले यहीं पर हो जाएगा वो तो। एक आपको पढ़ना है सबसे पहले सुखवाद। ये पाश्चात्य वाला सुखवाद है, सुखवाद। और सुखवाद से जुड़ा हुआ है उपयोगितावाद। और उपयोगितावाद में क्या क्या आते हैं? उपयोगितावाद में दो लोग आते हैं विशेष रूप से, तीन ही पढ़ लेने आप तो। एक तो पढ़ना है बेंथम, एक पढ़ना है मिल, मिल कौन सा वाला है? JS मिल। और एक पढ़ना है आपको सिज्विक। इसमें दो तीन सिज्विक की दो तीन चीजें पढ़ेंगे अपन, लेकिन पढ़ना है सिज्विक, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही। ठीक है, सिज्विक हो गया। ये उपयोगितावाद के तीन हो गए। इसके अलावा हमको पढ़ना है कांट की फिलॉसफी।
कांट पाश्चात्य दर्शन का, पाश्चात्य नीति शास्त्र का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा दार्शनिक है। मतलब अगर पाश्चात्य दर्शन के 10 बड़े फिलोसोफर्स का नाम लिया जाता है तो उसके अंदर कांट का नाम अगर नहीं आता है तो वो लिस्ट ही गलत है। कांट का नीति शास्त्र पढ़ना है, संकल्प की स्वतंत्र, कांट का नीति शास्त्र शुभ संकल्प की अवधारणा, बेसिकली शुभ संकल्प की अवधारणा, ठीक है, कर्तव्यवादी नीति शास्त्र है। और इसी कर्तव्यवादी नीति शास्त्र का भारतीय जो रूप है इसी को कहते हैं गीता का निष्काम कर्म। गीता का निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। तुम अगर सामाजिक ज्ञान का कोई विषय पढ़ रहे हो और अगर गांधी नहीं आया तो फिर वो विषय अधूरा है, वो सिलेबस ही अधूरा है, ठीक है ना। नोट ही पूरा नहीं होता बिना गांधी जी के, तो ये कहां से पूरा होगा। तो यहां पर आपको एक चीज क्या पढ़नी है, वो पढ़नी है गांधी का दर्शन। पूरा ढंग से क्या पढ़ना है अपने को, गांधी जी का दर्शन पढ़ना है, गांधी दर्शन पढ़ना है, क्लियर, गांधी दर्शन पढ़ना है। और नीति शास्त्र की खास बात होती है, नीति शास्त्र व्यक्ति के कर्मों का अध्ययन करता है, कर्मों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने का मतलब है कि उचित और अनुचित कर्मों में भेद करता है। उचित कर्मों के लिए प्रशंसा की जाती है और अनुचित कर्मों के लिए दंड दिया जाता है। और अगर दंड नहीं होगा तो न तो न्याय होगा और न दर्शन पूरा होगा, न दर्शन शास्त्र पूरा होगा। इसलिए एक और विषय है और वो है दंड की अवधारणा। दंड के 3 सिद्धांत हैं, इनको ढंग से पढ़ना है, हर बार एक क्वेश्चन आता है। और यहीं पर एक विषय और है, क्या लिख रहा है मैंने, एक और चीज है जिसके बिना नीति शास्त्र ही संभव नहीं है। अरे मैं कोई काम करूं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है मैंने अच्छा किया बुरा किया, ये तो बाद में जानना, पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी मैंने किया वो मेरी खुद की इच्छा से किया था या कोई दबाव में आके किया था। अगर दबाव में आके किया है, अनजाने में मेरे से हुआ है, तो मेरा वो कर्म नैतिकता के दायरे में नहीं आएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि वो कर्म जो किया गया है वो स्वतंत्रता पूर्वक किया गया था कि नहीं किया गया था। इसी को कहते हैं संकल्प की स्वतंत्रता। देख लीजिए भैया, ये है आपका सिलेबस। जो अभी हिंदी और अंग्रेजी के अंदर जो मैंने आरपीएससी का सिलेबस बताया था, वो आरपीएससी का सिलेबस तो अलग है, लेकिन ये जो है ये उसी सिलेबस को मैंने सरलता से टॉपिक वाइज टॉपिक इसी क्रम के अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। समझ में आ गया। तो दोस्तों ये जो क्लास है आज की, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हमने आपको मेरा कर्तव्य था कि मैं पहले मेरे विषय से आपको थोड़ा बहुत अवगत करवा दूं। कल हम नेक्स्ट डे से नेक्स्ट क्लास से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम बिल्कुल पहले टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे। आप लोग ठीक ढंग से पढ़िए, कोई समस्या हो तो आप दिए गए नंबरों पर बात कीजिए। आराम से आपको क्लास में नोट्स लिखवाए जाएंगे, जहां आवश्यकता होगी वहां और पीडीएफ दी जाएगी, जहां आवश्यकता होगी वो टीचर लिखवाएगा, टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा, बेफिक्र रहिए। हम आपके सक्सेस पार्टनर हैं। क्या है? सक्सेस पार्टनर है। हम आपकी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एसएसटी पॉइंट पर। तब तक के लिए राम राम, शाम शाम, धन्यवाद, जय महाकाल। Super Selection Team, your success partner.